गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का जो आज का अपना टॉपिक है वो है सामाजिक विज्ञान की अनुशासनिक प्रगति की विशेषताएं। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास हुई थी, कल की जो ऑनलाइन क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको सामाजिक विज्ञान की जो अनुशासित प्रगति है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया था। जैसे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय को रखा गया है। उसमें हमने जैसे राजनीति, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन आदि विषयों के बारे में चर्चा की थी। उसी के अंदर जो द्वितीय क्षेत्र था, प्रथम क्षेत्र के अंदर सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र रखा था। जो द्वितीय क्षेत्र था, उस द्वितीय क्षेत्र के अंदर हमने पर्यावरण या प्राकृतिक के बारे में, जो प्राकृतिक विषय हैं उनके बारे में हमने उसमें रखा था। जैसे उसके अंदर हमने रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान आदि के बारे में पढ़ा था। और जो तृतीय क्षेत्र रखा था वो भाषा से संबंधित रखा था, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं होती थी उन भाषाओं से संबंधित विषयों को जोड़ा गया। जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और अन्य जो लोक भाषाएं हैं, उन लोक क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको सम्मिलित किया गया था। उन सभी के बारे में हमने कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी। आज हम इसी के आगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है सामाजिक विज्ञान की अनुशासनिक प्रकृति की विशेषताएं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति संबंधी कुछ विचार हुए हैं। उनका विश्लेषण एवं संश्लेषण करने पर सामाजिक विज्ञान के अनुशासन की प्रकृति को हम निम्नलिखित विशेषताएं, कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका फर्स्ट बिंदु है एक व्यापक प्रक्रिया है कि यह एक व्यापक प्रक्रिया है। यह एक व्यापक प्रक्रिया है। नंबर फर्स्ट पे कि यह एक व्यापक प्रक्रिया है, या इसको हम ए ब्रॉड प्रोसेस भी के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि अनुशासनिक जो प्रकृति है को एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, सीमित न होकर असीमित माना गया है, क्योंकि इसमें प्रत्येक क्षेत्र संबंधी नियमों, इसके अंदर जो प्रत्येक क्षेत्र आएगा, जैसे हमने प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी, तो उन सभी क्षेत्रों के बारे में उनके नियम एवं विषय की समीक्षा की जाती है, विषय की पुनरावृत्ति या पुनरावलोकन किया जाता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण विधियों, जैसे हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण विधियों, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं और विषयों की पाठ्यचर्या एवं विषयों से सहसंबद्ध, एवं विषयों की पाठ्यचर्या एवं विषयों से सहसंबद्ध। ठीक है। इसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण सामग्रियां होती हैं, शिक्षण विधियां होती हैं, अलग अलग विषय की अलग अलग शिक्षण विधियां होगी, पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया होगी। शिक्षा के साथ साथ जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया है उनको भी समाहित किया गया है। विधियों की और विषयों की जो पाठ्यचर्या है एवं विषयों से सहसंबंध है, एक विषय का दूसरे से क्या सहसंबंध है और उनकी पाठ्यचर्या क्या है। जैसे विज्ञान का गणित से, अर्थशास्त्र का जीव विज्ञान से, यानी अलग अलग क्षेत्र से जो सहसंबंध होता है वो किस प्रकार अनिवार्य होता है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में
बताया गया है का एक ही बार में अध्ययन करते हुए शिक्षा व्यवस्था का सर्वोत्तम रूप निर्धारित किया गया है। शिक्षा की व्यवस्था को क्रमबद्ध एवं सर्वोत्तम रूप से संपन्न करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र पर व्यापक विचार विमर्श किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, यह एक सहसंबंध की प्रक्रिया है। एक सहसंबंध की प्रक्रिया है। एक सहसंबंध की प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंदर कि यह एक सहसंबंध की प्रक्रिया है कि अनुशासनिक जो प्रकृति है उस प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक विषय को अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग विषयों के साथ एक विषय का दूसरे विषय के पर आश्रित होना सहसंबंध स्थापित किया गया है। इस सहसंबंध के आधार पर ही उन विषयों को एक वर्ग में रखा जाता है कि उन सभी विषयों को एक वर्ग के अंदर, एक कोष्ठ के अंदर रखा जाएगा। जैसे विज्ञान, गणित एवं कंप्यूटर आदि विषयों को एक साथ रखा जाता है। जैसे विज्ञान, गणित एवं कंप्यूटर को या कंप्यूटर जैसे विषयों को एक साथ रखा जाता है तथा इन विषयों को विज्ञान वर्ग से संबंधित माना जाता है। जैसे हम गणित का और विज्ञान का, कंप्यूटर का सहसंबंध मानते हैं, इनको हम विज्ञान के अंतर्गत रख सकते हैं। इस प्रकार अनेक विषयों को सहसंबंध के आधार पर विविध वर्गों के विभाजन कर दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी विविध विषयों को अनुशासनिक प्रकृति के आधार पर रखा जाता है। जैसे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही हम लोक प्रशासन, नीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि जो विषय हैं उन विषयों को भी रख सकते हैं। तीसरा इसका पॉइंट है वो है एक संश्लेषण प्रक्रिया। एक संश्लेषण प्रक्रिया। एक संश्लेषण प्रक्रिया, इसके आधार पर अनुशासनिक प्रकृति के आधार पर ही विषय विविध विषयों के नियमों एवं सिद्धांतों के लिए संश्लेषण की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। अलग अलग विषय होते हैं, उन अलग अलग विषयों के नियमों एवं सिद्धांतों के लिए संश्लेषण की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। जैसे गणितीय संक्रिया, जैसे हम उदाहरणों के माध्यम से ही पढ़ेंगे। जैसे गणितीय संक्रिया गुणा भाग जोड़ एवं घटाव का प्रयोग, भाग जोड़ एवं घटाव का प्रयोग, भाग जोड़ गुणा एवं घटाव का प्रयोग भौतिक विज्ञान में भी किया जाता है। का प्रयोग भौतिक विज्ञान के अंदर भी किया जाता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भी किया जाता है। जैसे गणितीय संक्रिया जो होती है उस गुणा, भाग, जोड़ एवं घटाव का प्रयोग हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भी करते हैं। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र एवं समाज शास्त्र आदि का ज्ञान भी प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
इस प्रकार के नियम एवं सिद्धांत प्लस संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। अतः सामाजिक विज्ञान की अनुशासनिक प्रकृति संश्लेषण संबंधी प्रक्रिया भी मानी जाती है। हम इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, वो है एक विश्लेषण प्रक्रिया। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है एक विश्लेषण प्रक्रिया भी मानी जाती है। इसको एक संश्लेषण प्रक्रिया भी हम कह सकते हैं, इसको हम विश्लेषण प्रक्रिया भी कह सकते हैं। अतः अनुशासनिक प्रकृति को विश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया गया है। जैसे जब छात्र के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं के समूह का निर्धारण किया जाता है, हम लिखते थे इसका उदाहरण, जैसे जब छात्रों के लिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को के समूह का निर्धारण किया जाता है, क्रियाओं के समूह का निर्धारण किया जाता है, तो इन पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को छात्रों के लिए विचार किया जाता है कि जब छात्रों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं के समूह का निर्धारण किया जाता है, तो इन पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की छात्रों के लिए उपयोगिताओं पर विचार किया जाता है कि इससे पाठ्यक्रम की जो उपयोगिता है किस प्रकार से आवश्यक है, उस पर भी विचार किया जाता है। छात्रों के आयु वर्ग के अनुरूप, जैसे छात्र की आयु वर्ग है, जैसे उसकी एबिलिटी है, उस आयु वर्ग के अनुरूप पाठ्य सहगामी क्रियाओं का चुनाव किया जाता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संगठन किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का विश्लेषण करके ही छात्रों के लिए इनको प्रस्तुत किया जाता है। यह अनुशासनिक प्रकृति का प्रमुख अंग माना जाता है। इस प्रकार हमने यह सामाजिक विज्ञान की जो अनुशासनिक प्रकृति है, उस अनुशासनिक प्रकृति में हमने यह एक व्यापक प्रक्रिया है, एक सहसंबंध की प्रक्रिया है, यह संश्लेषण की प्रक्रिया, एक विश्लेषण की प्रक्रिया है। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो पढ़ेंगे हम। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी मानी जाती है। वैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत अनुशासनिक प्रकृति पूर्णतः वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है। इसमें प्रत्येक शैक्षिक नियम एवं सिद्धांतों की परीक्षा करने के बाद ही उसका वर्ग, स्वरूप एवं स्थान निर्धारित किया जाता है कि इसमें जो प्रत्येक नियम होते हैं, जो शैक्षिक नियम होते हैं एवं सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों की परीक्षा करने के बाद ही उसका वर्ग, स्वरूप एवं स्थान निश्चित किया जाता है। इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरणीय ज्ञान को जब परीक्षा की गई
पर्यावरणिक ज्ञान की जब परीक्षा की गई तथा इन तीनों का घनिष्ठ संबंध समाज में देखा गया, तब इनको सामाजिक अध्ययन विषय के रूप में जाना गया। जैसे इतिहास, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण ज्ञान का हमने घनिष्ठ संबंध समाज में देखा, तो इनको हमने सामाजिक अध्ययन के विषय के रूप में रखा और विषय के रूप में माना। इसी प्रकार प्रत्येक शैक्षिक क्षेत्र में प्रयोग एवं परीक्षण का सहारा लिया जाता है, अतः अनुशासनिक प्रगति को वैज्ञानिक प्रक्रिया का भी अंग माना जाता है। इसका 6 स्वरूप है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है कि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में भी मानी जाती है। इसका 6 पॉइंट है कि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया मानी जाती है। एक बहुआयामी प्रक्रिया है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हम अनुशासनिक ज्ञान को विविध रूप में देखे जाते हैं, जिसमें अनुशासनिक उपागम, अंतः अनुशासनिक उपागम, परागम अनुशासनिक उपागम एवं वर्ण संकर अनुशासनिक उपागम आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंदर किस किस विषय को हम सम्मिलित कर सकते हैं, तो नंबर एक पे इसमें हम अंतः अनुशासनिक उपागम, अंतः अनुशासनिक उपागम 2 पे हम रख सकते हैं। इसी के अंतर्गत हम अनुशासनिक उपागम, बहु अनुशासनिक उपागम 3rd रख सकते हैं। इसके अंदर हम परागमन अनुशासनिक उपागम, परागमन अनुशासनिक उपागम 4th नंबर पे इसमें हम रख सकते हैं वर्ण संकर अनुशासनिक उपागम, वर्ण संकर अनुशासनिक उपागम। इनको हम इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। इन सभी उपागमों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को उपयोगी एवं सार्थक बनाया जा सकता है। जैसे सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप में संपन्न करने के लिए उसके बाह्य पक्ष, उसके आंतरिक पक्ष एवं उपलब्ध व्यवस्थाओं पर विचार किया जाता है। इन सभी के सहसंबंध के आधार पर ही शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की जो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसे प्रभावी रूप से संपन्न की व्यवस्था भी की जा सकती है। हम आगे बढ़ेंगे। इसका जो स्वरूप है नेक्स्ट, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। 7 पॉइंट है इसका। यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है कि इसके अंतर्गत ये क्रमबद्ध वैज्ञानिक तरीके से अपनाएगा। इसके जो नीति नियम हैं बनाए गए हैं वो पूर्ण रूप से क्रमबद्ध रूप में मिलते हैं। तो अनुशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक विषय को उसकी समानता एवं असमानता के आधार पर क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए विज्ञान उसकी परिवेशीय वस्तु एवं परिवेशीय घटनाएं होती है। जो प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं उनको विज्ञान के अंतर्गत आसपास की जो परिवेशीय वातावरण है और परिवेशीय जो भौतिक वस्तुएं हैं, उन भौतिक वस्तुओं के बारे में उनको ज्ञान प्रदान किया जाता है। ना कि जो उच्च स्तरीय ज्ञान होता है वो उनको प्रदान नहीं किया जाता। उनका जैसा माइंड डेवलप होगा, जैसे उनकी आयु स्तर है, उस आयु स्तर के अनुसार ही उनको पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है। इसीलिए विज्ञान विषय को
कक्षा 3 तथा पृथक मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। इसके बाद उसे पृथक विज्ञान विषय के रूप में मान्यता दी जाती है। कक्षा 3 तक उसको पृथक विज्ञान के रूप में, उसको सिर्फ विज्ञान के रूप में 6, 7, 8 के अंतर्गत फिर उनको विज्ञान विषय के रूप में रखा जाता है। इस प्रकार इसी क्रम में गणित को भी विज्ञान विषय का अंग माना जाता है। इस प्रकार अनुशासनिक प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक विषय को क्रमबद्ध रूप में उसकी आवश्यकता के अनुरूप प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने इसमें एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में, एक सहसंबंध की प्रक्रिया के रूप में, एक संश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में, एक विश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में, एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में और एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में जो सामाजिक विज्ञान की अनुशासन प्रकृति की विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया। इसके कुछ और विशेषताएं हैं जो हम कल की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप अपना यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपना नाम, अपना रोल नंबर, पिता का नाम दर्ज कराएं और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कहीं पर भी जाएं तो मास्क लगाएं, आवश्यक रूप से सैनिटाइजर और जो उपयोगी जो संसाधन है कोविड-19 की सुरक्षा के लिए वो साधन अपनाएं और जब घर से निकलो तो जब आवश्यक कार्य हो तभी निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। आप सभी अपनी ध्यान रखें, सुरक्षा रखें, अपना भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।